आप लोगों को हमारे चैनल ज्ञान ज्योति एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे अच्छे एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन 1 कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में जो योजना आयोग है इस आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। इस समय जो योजना आयोग है इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष क्या होता है? पीएम। और इसके एक उपाध्यक्ष भी होता है। अब उपाध्यक्ष किसी अलग अलग को बनाया जाता है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग कार्य कर रहा है। नीति आयोग कार्य कर रहे हैं। तो योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में क्या है? नीति आयोग। यह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था। इसका 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। 15 को इसकी स्थापना हुआ था नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। आर्थिक व्यवस्था 3 तरह की होती है। आर्थिक व्यवस्था 3 तरह की होता है। एक पूंजीवादी, समाजवादी और एक मिश्रित होता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है यह आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी यानी प्राइवेट सेक्टर भी है, पूंजीवादी भी है और यहाँ पर समाजवादी भी है। अर्थात दोनों का मिश्रण है, तब मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा बीमारू राज्य है। प्रथम जब योजना आयोग के द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया तो उसमें कुछ ऐसे राज्य थे जिनका विकास अल्पतम था, उसे बीमारू राज्य में कहा गया। तब बीमारू राज्य की संख्या इसे लिखे तब बीमारू को अगर तोड़े तब BI से बिहार होता है। BI से बिहार होगा और MA से मध्य प्रदेश होता है। मध्य प्रदेश होता है। R से राजस्थान होता है। और U से 2 राज्य याद रखना है आपको। U से यूपी और एक उड़ीसा। तो 1 2 3 4 5 यह 5 राज्य जो है बीमारू कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि इनमें आय का निम्नतम स्तर था और यहाँ की जीवन शैली उतनी अच्छी नहीं थी। तो कहता है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा? कर्नाटक नहीं है इसमें, अर्थात जो ये है बीमारू राज्य, जबकि कर्नाटक इस लिस्ट में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अभी बताएं कि भारत में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह की अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, अर्थात भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तब बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, क्योंकि इसका इनमें आय और प्रति व्यक्ति आय और पूरे राज्य की आय दोनों ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, कहता है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहता है। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर या गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक
तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वह पर्यावरण या कहें तो प्राकृतिक यानी कृषि से संबंधित है, अर्थात डायरेक्ट प्राकृतिक से भी संबंधित है, प्राकृतिक से संबंधित क्षेत्र होता है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र उद्योग और यह विनिर्माण से संबंधित है, 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 विनिर्माण से संबंधित है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो कहता है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? उद्योग और विनिर्माण को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अभी बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक से रिलेटेड है या तो कृषि है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र जो है टर्शियरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक सेक्टर को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कहता है जिस देश का राष्ट्रीय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे विकसित कहते हैं। और जिस देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है और विकास की प्रक्रिया धीमा होता है उसे हम विकासशील देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर ए। कहता है इनमें से कौन बीमारू राज्य है? अभी बताएं कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यह सब क्या है? बीमारू राज्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था, क्योंकि बिहार सभी राज्यों में एक महत्वपूर्ण अंग रखता है, अतः बिहार का विकास होगा तभी भारत की भी विकास होगी। तो इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना या गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था, 1952। इसके जो सदस्य होते हैं तो इसके सदस्य बिहार सभी राज्य के मुख्यमंत्री अर्थात सीएम प्लस पीएम और प्लस जो यूनियन टेरिटरी के जो शासक होते हैं, अर्थात यूनियन टेरिटरी के जो या तो मुख्यमंत्री होगा कहीं, जैसे दिल्ली वह केंद्र शासित है परंतु वहां पर भी मुख्यमंत्री है, और नहीं तो वहां के उप राज्यपाल होंगे। तो हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? जब 2014 में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी की सरकार बनी और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया। क्या बनाया गया? नीति आयोग। यह एक परामर्शी संस्था है, परामर्शी संस्था है। क्या है? परामर्शी संस्था है, जो जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 का था आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? अभी बताएं कि तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। और शिक्षा भी सेवा क्षेत्र में ही आता है, परंतु कहा है तीसरा क्षेत्र कहा है, तो हम यहाँ सेवा क्षेत्र मानेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जो सहायक होगा वह सभी आर्थिक आधारभूत संरचना, जैसे में रोड, सड़क, बिजली, शिक्षा, यह सब आर्थिक आधारभूत संरचना का इकाई होता है। तो कहता है कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का
संरचना का घटक है। तो ये जो इतना क्षेत्र बढ़ता है, जैसे शिक्षा हो गया, रोड हो गया, उद्योग हो गया, यह तभी संभव है जब आप किसी के पास पैसा होगा या किसी देश के पास बीट होगा। तो इन सभी में कहा जाएगा बीट। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जब योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, तो योजना आयोग के अध्यक्ष तो पीएम होता है, और उस समय जो पीएम था पंडित जवाहरलाल नेहरू था, अतः अध्यक्ष हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है बिहार राज्य कैसा है। तब बिहार में जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से जब झारखंड अलग हो गया, तो यहाँ पर इंडस्ट्री क्षेत्र लगभग समाप्त हो गई, और पूरी तरह से यहाँ की जनसंख्या, अधिकांश जनसंख्या यानी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो था कृषि पर निर्भर होने लगा। तो बिहार राज्य कैसा हो जाएगा, कृषि प्रधान राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति हुआ था। तो हरित क्रांति फसल से संबंधित है। तो हरित क्रांति जब फसल में हुआ था, तो यह प्राथमिक क्षेत्र से होगा, क्योंकि पर्यावरण या जो प्राकृतिक से रिलेटेड क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र आएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के साथ साथ कृषि हो गया, खनन हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन इत्यादि शामिल है। मछली पालन यह सब संबंधित है। कहता है तो हरित क्रांति 1960 से 70 के दशक में हुआ था। 1960 से 70 के दशक में क्या लाया गया था, हरित क्रांति लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। अर्थव्यवस्था 3 तरह के होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज को कल्याण करना। जैसे भारत में राशन मिल रहा है, भारत दोनों अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जब समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं तो यहाँ जन कल्याण की बात ज्यादा की जाती है। जैसे आप भारत में कोटा जो दिया जाता है राशन, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही एक स्वरूप है, क्योंकि वह जन कल्याण के लिए देगा। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चाहता है जितना अधिक से अधिक मुनाफा कमाए, क्योंकि उसमें वस्तु में के जो डिमांड होगा उस अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर सप्लाई करेगा और वह अपना हिसाब से मूल्य तय करती है। तो कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर देता है, तो यह लोक कल्याण पर बात करता है। जबकि जो उत्पादन कुशलता की बात करता है, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है, क्योंकि अगर उत्पादन की कुशलता नहीं रहेगी तो पैसा कोई क्यों देगा। अगर हमें अच्छे सामान न मिले तो हम भारी कीमत उसका क्यों चुकाएंगे। तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखता है कि डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो सप्लाई भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया था। तब प्रथम जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट था वह भारत में पहली बार जो तैयार किया गया था अप्रैल 2000 में अप्रैल 2000 में तैयार किया गया था। 2000 में ना, अप्रैल 2000 में। तो यहाँ कहता है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। अगर राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट की बात कर रहा है तो इस समय इन सभी में से मनमोहन सिंह 2002 में 2004 में बने थे, 2004 से 14 तक रहे थे, और उससे पहले भी कार्यकाल, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर कहता सोचे प्रथम अंतरराष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हुआ था, क्योंकि 1990 के दशक में लाया गया था। यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, तो यह पहली बार बनाया गया था, अप्रैल 2002 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21
कहता है ब्रुंटलैंड आयोग ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ब्रुंटलैंड आयोग जो है यह समावेशी विकास की बात करता है, इंक्लूसिव विकास की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं की जाती है। अभी बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है वह क्रियाएं प्राकृतिक से रिलेटेड है, अर्थात कृषि भी होगा, खनन भी होगा, पशुपालन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23 कहता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है कि यह समाज कल्याण ज्यादा से ज्यादा यानी अधिक से अधिक करेगा। यह समाज कल्याण क्या करेगा, अधिक से अधिक करता है। जबकि निजी लाभ, यहाँ जो आप देख रहे हैं निजी लाभ, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, या मूल्य तंत्र यह किसमें होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है या गुण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, अर्थव्यवस्था का यह गुण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24 कहता है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा 1990 में जारी किया गया था। पहली बार मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और WHO यहाँ जो WTO है, तो WTO की स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था। यह विश्व स्तर पर व्यापार को सुलभ और स्वच्छ बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। जब पहली बार पंचवर्षीय योजना लाया गया तो देखा गया कि हमारे देश में पहली आधारभूत विकास किसका किया जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में पहली बार इसमें कृषि पर बल दिया गया और कृषि में आत्मनिर्भरता पाया गया। तो किसका हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास, तो सतत पोषणीय विकास की बात ब्रुंटलैंड आयोग करता है। कौन करता है, ब्रुंटलैंड आयोग के द्वारा किया गया था। यह 1987 में बात कर रहा था, सतत पोषणीय विकास की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया था। तो गरीबी रेखा के कैलोरी मापदंड, कैलोरी मतलब कोई खाना खाने के बाद कितना ऊर्जा मिलता है। तो कैलोरी मापदंड दो तरह से था। कह रहा था कि एक शहरी क्षेत्र में, एक था शहरी क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति एक दिन में कम से कम 2400 कैलोरी अगर ले रहा है तो पक्का वह गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन यदि इससे कम ले रहा है तो वह गरीब है। लेकिन शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में कम से कम 2100 कैलोरी कर लेगा तो वह गरीबी रेखा नहीं है। परंतु अगर 2100 से कम ले रहा है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है। तो कहता है कि यह किसने निर्धारण किया था। तो यह निर्धारण तेंदुलकर समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कौन आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जीविकोपार्जन के लिए कृषि होता है। तो सबसे अधिक क्या होगा, प्राथमिक क्रियाकलापें होंगी। तो सबसे अधिक प्राथमिक क्रियाकलापें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 कहता है कि गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में आता है। उत्पादन या विनिर्माण से संबंधित क्षेत्र जो है वह द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक से संबंधित क्रियाकलापें होगी और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखें, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2007 से 2012 तक था। 2007 से 2012 तक था। जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2012 से 2017 तक था।
17 तक था, परंतु 2017 तक था। लेकिन इससे पहले ही यह अपना कार्यकाल पूरा करता करता इससे पहले ही 2014 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के परिणाम स्वरूप बीजेपी की सरकारें बनी और वह 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दिया। तो इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ले आया, नीति आयोग की स्थापना कर दिया। तो इसका हो जाएगा 7 से 12 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। 31 कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट। इसीलिए हम कहे थे उस समय कि जो भारत मतलब राष्ट्र हमारे राष्ट्र का है, तो पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है वह अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है खनन को किस क्षेत्र में, तो खनन को प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देखें। 33 कहता है भारत में मानव का पहला विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था। तो भारत में जो मानव का जो पहली बार विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था वह योजना आयोग ने तैयार किया था। किसने किया था? योजना आयोग ने। विश्व स्तर पर किसने किया था? UNDP ने किया था, 1990 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया था, वो भी 1954 में 1954 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखें। 35 कहता है क्वेश्चन नंबर 35 आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी के जीवन स्तर क्या हो जाए? उच्च हो जाए, वह क्या कहलाएगा? तो उसे हम कहते हैं समावेशी विकास। क्या कहेंगे? समावेशी विकास। सतत विकास नहीं, समावेशी विकास कहेंगे। आर्थिक विकास भी है, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन इनमें से सभी है। यह भी हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 36 निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि नहीं है कहता है, तभी बताएं कि ऐसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसी व्यवस्था जो देश के आर्थिक वृद्धि में सहायक है, उस सभी आर्थिक गतिविधि में आएगा, परंतु गरीबी नहीं है। गरीबी से किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37 कहता है जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया था, राजीव गांधी के समय किया गया था। जवाहर रोजगार योजना का शुरुआत 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है गरीबी की कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो गरीबी का कुचक्र क्या है? कहता है ये प्रोफेसर रेगनर नर्स था। इसने कहा कि यदि कोई गरीब है तो वह गरीबी को ही जन्म देगा, अर्थात इस प्रकार वह हमेशा गरीबी में फंसा ही रह जाएगा। इसे ही गरीबी का कुचक्र सिद्धांत कहा। ऐसे आप गांव में देख सकते हैं, जिसके जो ऑलरेडी गरीब है उसके 4-5 गो बाल बच्चा होगा और वो और गरीब हो जाएगा, क्योंकि सोचेगा वो कि 5 गो जब बाल बच्चा है तो कमा के धनिक बन जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर 5 गो है तो उपभोग भी ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39 देखें तो कहता है निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधा है? कहता है गरीबी बिल्कुल है, बेरोजगारी क्योंकि जनसंख्या ही इतना अधिक है कि बेरोजगारी होगा। कहता है कि बाढ़ बिल्कुल है, क्योंकि पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए 40 कहता है कि निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो भारत से अच्छा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का HDI जो रैंक है, भारत से जो भारत के पड़ोसी देश है उसमें श्रीलंका का भी अच्छा है, इसमें कहें तो भूटान का भी अच्छा है, इसमें कहें तो और देश है, भूटान हो गया इधर, श्रीलंका, चीन का भी ठीक है, चीन का भी अच्छा है। तो इन सभी राज्यों का अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
मतलब श्रीलंका, इन सभी का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है। ऐसा इसलिए है कि इन लोगों की जनसंख्या कम है। अब चीन को देख रहे हैं तो चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा से डेवलप है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी विकास किया है। भारत जैसे देश को सीखना चाहिए कि हम कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप कर सकें इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि 41 पेरिस की प्रधान सड़क की योजना किसने बनाया था? तब पेरिस की जो प्रधान सड़क था उसमें दो व्यक्ति ने योजना बनाया था, एक वैरोन हॉसमैन था और एक नेपोलियन तृतीय। कौन था? नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय। तो इन दोनों व्यक्तियों ने पेरिस की जो प्रधान सड़क था उसका योजना तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आप याद इसको भी रखिएगा कि नेपोलियन तृतीय भी था। अगर बैरन हॉसमान नहीं रहेगा तो नेपोलियन तृतीय देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट कहता है 42 में क्वेश्चन देखें तो कहता है कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा। यदि कोई देश विकसित है या विकासशील है, इसका अर्थ है कि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि में डिपेंड है, क्योंकि कृषि में मेहनत और उसमें लगन परिश्रम अधिक लगता है, परंतु उससे जो इनकम आना चाहिए बहुत ही कम आता है। जबकि तृतीय क्षेत्र में इनकम बहुत है परंतु उसमें परिश्रम की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। इसीलिए कहता है कि कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस देश में कार्यरत है? तो यह प्राथमिक क्षेत्र में है और इससे ज्यादा इनकम नहीं आता है, परंतु टर्शरी सेक्टर में कार्यशील जनसंख्या कम है परंतु यह इनकम में सबसे अधिक योगदान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? अभी बताएं ऐसी व्यवस्था जिनसे किसी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास में वृद्धि लाया जा सकता है, वह सब आर्थिक आधारभूत संरचना कहलाएगा। तो कहता है इनमें से कौन सा अंग है? तो संचार भी इसका अंग है एक, क्योंकि संचार हो गया, परिवहन हो गया, इस सब से हम पूरे आधारभूत संरचना को डिपेंड कर सकते हैं ताकि आर्थिक वृद्धि तीव्र होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है 44 देखे तो कहता है मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर? तो किस मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है वह 3 घटक पर, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर पर। तो इसमें से कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्तर, तो कहता है शैक्षिक स्तर है, तो जो डी ऑप्शन नहीं रहता तो हम चलते कि स्वास्थ्य और शिक्षा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय भी है। अब समझते हैं, मानव विकास रिपोर्ट में 0 से 1 अंकों तक दिया जाता है। 1 अंक सर्वोत्तम है, 1 अंक क्या है? सर्वोत्तम है, 1 अंक सर्वोत्तम है, जबकि 0 सबसे न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम है। अर्थात जिन देशों का क्रमांक 1 होगा वह मानव विकास रिपोर्ट में सबसे अव्वल होगा। ऐसे हम देखें तो जो भी नॉर्डिक कंट्रियां हैं तो नॉर्डिक कंट्रियां ही इसमें आगे रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45 कहता है निम्न में से किसके गठन, निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य से किया गया था? तभी बताएं कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, इसकी स्थापना किया गया था 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और यह जो था एनडीसी यह मुख्य काम करता था योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करता था। ऐसा इसलिए कि योजना आयोग में केवल अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष, तो योजना आयोग में प्रधानमंत्री था। अब हम योजना तैयार कर रहे हैं राज्य के लिए और राज्य की ही कोई आदमी नहीं है उसमें। अब बताइए ऐसा हो कि आपके लिए हम खाना बनाना है और आपको पता ही नहीं कि हमको पता ही नहीं कि आप क्या खाइएगा, हम क्या बनाएंगे आपके लिए। सेम वैसी क्रिया हो रहा था, क्योंकि राज्य के लिए योजना बनाया जा रहा था उसको ही पता नहीं था कि हमारा क्या कमी है। तो राज्य की कोई व्यक्ति का होना अति आवश्यक था उसमें। इसीलिए योजना आयोग से अलग एक संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया कि योजना आयोग जो भी योजना तैयार करेगी वह किससे पहले देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद से। अब राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री है
अब वो देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या कमी है और क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर है तो योजना पास होता था, अन्यथा योजना को पुनः रिप्लेस कर दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 कहता है सन 2008-9 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो उस समय जो प्रति व्यक्ति आय 8 और 9 में था वो 25,494 रुपया था उस समय। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये सब याद करना पड़ेगा, उस बहुत पुराना डेटा है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन नंबर कहता है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। कहता है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। भारत में प्रति व्यक्ति सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत में वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं चुकाएगा किसी चीज के लिए, जैसे आय कर है, उत्पाद कर है, बिक्री कर है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आय है वो अपना आय पर ही कर देगा, तो यह प्रत्यक्ष रूप से कर है। जबकि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आप सुनी होइएगा। अब जीएसटी जो है सभी वस्तु और सेवाओं का कर है, तो यह अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य शिवहर है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? वह शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1968 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा। 1967-68 में एक पुस्तक था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में पहली बार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की बात किया गया था, और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो बताया गया था वह 20 रुपए बताया गया था। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है निम्न में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो रहन सहन के स्तर को प्रभावित करेगा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय मतलब स्वयं का आय अगर नहीं ठीक है तो क्या उसका रहन सहन या खान पान ठीक होगा? नहीं होगा। अर्थात हमारा अगर डायरेक्ट प्रभावित कर रहा है तो हमारा प्रति व्यक्ति आय प्रभावित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इनकम ही नहीं होगा किसी व्यक्ति का तो उसका रहन सहन ऑटोमेटिक ही खराब होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तब अभी वर्तमान संदर्भ में देखें, तब वर्तमान संदर्भ में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, वर्तमान में भारतीय आय का इनकम वर्तमान में भारत के नेशनल इनकम का जो गणना करता है NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका कार्यकाल ऑफिस कर दिया गया, नाम चेंज हो चुका है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन पूछने का संदर्भ पुराना है, तो कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो CSO हो जाएगा, क्योंकि NSO CSO था। CSO और NSO को दोनों को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करके क्या बना दिया गया? NSSO की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था। तो गरीबी के कुचक्र की अवधारणा रैगनर नर्क्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, कहता है विकसित देशों की आय में वृद्धि। यदि कोई विकसित देश है तो उसकी आय बढ़ रहा है तो कहेंगे आर्थिक वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? आर्थिक वृद्धि। उर्सुला वॉन हिक्स एक अर्थशास्त्री थी।
उर्सुला वॉन हिक्स क्या थी, एक अर्थशास्त्री थी। उन्होंने बताया कि अगर किसी विकसित देश है, अगर उसके आय में वृद्धि हो रहा है, तब हम कहेंगे कि यह आर्थिक वृद्धि है। परंतु कोई विकासशील देश है और उसके आय में वृद्धि हो रहा है, तो उसको आय की वृद्धि को आर्थिक वृद्धि नहीं, आर्थिक विकास का मान देंगे। तो कहता है कि विकसित देश, जब विकसित देश है तो आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। यदि यहाँ विकासशील देश रहता तो आर्थिक विकास मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। तो कहता है उत्पादित विधि। तो उत्पादित विधि में अब कहता है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़कर। अब अंतिम वस्तु के मूल्य है तो इसमें हम मूल्य योग विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल्य योग विधि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में, अभी बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी होगा, जबकि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। तो कहता है ग्रामीण क्षेत्र में, कहता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी का निर्धारण किया गया? 2400 कैलोरी। जबकि शहरी क्षेत्र में कितना का किया गया है? शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का निर्धारण किया गया है। और यह निर्धारण किसने किया था? तो यह निर्धारण तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इसी पुस्तक में धन के पलायन का सिद्धांत या धन के निष्कासन, धन के पलायन का सिद्धांत दिया गया। धन के पलायन का सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 1921 में सरकार द्वारा गठित आयोग राजस्व आयोग के अध्यक्ष। तो उस समय जो 1921 में राजस्व आयोग की स्थापना किया था, उसका अध्यक्ष इब्राहिम रहीमतुल्लाह थे। इब्राहिम रहीमतुल्लाह था। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर, कर रहा है क्वेश्चन में कि वर्ष भर में किसी देश की अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो कोई देश में जो कुल अर्जित आय है, उस आय को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सार्वजनिक उपक्रम नहीं। कहता है किसी अर्थव्यवस्था में सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? तो चक्रीय प्रवाह का संबंध समझो आराम से। अगर कोई उत्पादक है तो कोई उत्पादन हुआ, इस उत्पादन से जब उत्पादन होगा तो उसे आय आएगा। क्या आएगा? इनकम आया। इस इनकम से इसे जब इनकम हुआ तो इनकम होने से अब ये क्या करेगा? इस इनकम का व्यय करेगा। तो इसका क्या करता है? व्यय करेगा। तो यह एक प्रवाह होता है। उत्पादन हुआ, उत्पादन से इनकम आया, इनकम से व्यय हुआ, फिर व्यय कहाँ चल जाएगा? उत्पादन में, फिर उत्पादन इनकम में आएगा। तो इस तरह का चक्रीय प्रवाह होता है। तो उत्पादन, आय और व्यय, इन तीनों में चक्रीय प्रवाह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना भी बताएं कि 1867 में होता, 67-68 में, और पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर भूमि का परिश्रमिक कहलाता है। तो कहता है भूमि का, तो जो भूमि का परिश्रमिक है, तो अगर हम किसी को अपना जमीन दिए फैक्ट्री लगाने के लिए या उद्योग लगाने के लिए, तो हमें क्या देगा? लगान देगा, अर्थात वो किराया उस पर देगा हमें। तो कहता है भूमि का परिश्रम। तो भूमि पर जो हमें परिश्रम मतलब जो आय आया, वह आय किससे आता है? लगान से आता है। किससे आता है? लगान से। क्योंकि अगर हम अपना भूमि किसी अन्य औद्योगिक व्यक्ति को दिए तो वो इंडस्ट्री बैठाया, अब वो बैठाएगा तो उससे हमें क्या आएगा? लगान आएगा। तो लगान मतलब जो
अब यहाँ पर ब्याज था, तो ब्याज पूंजी के बदले मिलता है। मजदूरी ब्याज जो है ब्याज पूंजी के बदले मिलता है। अगर हम अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को दिए तो वो उस पर हमको क्या देगा, ब्याज देगा। जबकि मजदूरी परिश्रम के बदले, तो जो परिश्रम है, अब जो शारीरिक परिश्रम करेगा या मानसिक परिश्रम कर रहा होगा उसके बदले क्या मिलेगा, हमें मजदूरी मिलेगा। लाभ किसको मिलता है, उद्यमी को। लाभ किसको मिलेगा, उद्यमी। अब उद्यमी को लाभ कैसे मिलता है, जो सारी क्रियाएं करेगा, जैसे फैक्ट्री बैठा के लेबर लाया, उत्पादन कराया। अब वो जो अंतिम वस्तु उत्पादित हुआ तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगा के उस वस्तु के बेचा जाएगा, और उससे जो पैसा आया, वो जो लाभ एक्स्ट्रा हुआ, वह किसको जाएगा, उद्यमी को जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आय और उपभोग में अंतर को क्या कहते हैं। आय तो इनकम, और कहता है उपभोग मतलब एक्सपेंडिचर। अगर इसका अंतर मतलब घटाव, तो जब घटाव करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग। एस आएगा तो क्या आ जाएगा, सेविंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सेविंग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या, सेविंग मतलब बचत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से किसके में मूल्य ह्रास नहीं है। ये सब समझो, जब जीएनपी में जीएनपी कहता है जीएनपी एनडीपी किसमें लेंगे, एनडीपी। जब एनडीपी में से डेप्रिसिएशन को हटा दें, मतलब डी को हटा देंगे, तो डेप्रिसिएशन को हटा देने पर एनएनपी बनता है। और इस एनएनपी में अर्थात डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास, तो अगर इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दें, तो मूल्य ह्रास को घटा देने से ही क्या प्राप्त होता है, एनएनपी प्राप्त होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एनडीपी क्या है, तो ये एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेट डोमेस्टिक, नेट मतलब होता है शुद्ध, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू होता है, प्रोडक्शन मतलब उत्पाद होता है। तो जब शुद्ध घरेलू उत्पाद में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो एनएनपी आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। तो पूंजीगत वस्तु जिसे बेचने पर कभी ना कभी पूंजी प्राप्त हो जाए, अर्थात ट्रैक्टर भी हो जाएगा, उपकरण भी हो जाएगा, मशीन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय आय की जब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, पीसीआई, प्रति व्यक्ति इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई प्रति व्यक्ति, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम मतलब राष्ट्र की कुल आय बटे राष्ट्र की कुल जनसंख्या, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, अर्थात जब राष्ट्र की कुल आय में राष्ट्र की कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें पीसीआई पर कैपिटा इनकम मिलता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय मिलता है। तो कभी कहता है राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है 1949 में भारत सरकार के गठित आय समिति के अध्यक्ष, भारत के गठित आय समिति के अध्यक्ष कौन था। तो आय समिति के उस समय गठित जो 1949 में था वो पीसी महालनोबिस थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है रुपया, इसके बिना काम संभव है ही नहीं। रुपया अर्थात मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कह रहा है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। तो यह किसने कहा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। हॉट विदर्स सेल्समैन नैपोलियन। तो कहता है निम्नलिखित में से किसने मुद्रा, जो मुद्रा है मुद्रा का ही कार्य
करता है। तो मुद्रा मुद्रा का कार्य करता है, हॉट विदर्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है। साख का अर्थ होता है विश्वास से, और विश्वास देखें तो नोट पर कोई विश्वास, बैंक ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट। क्योंकि अगर कोई बैंक ड्राफ्ट तभी देगा जब बैंक, जैसे बैंक ड्राफ्ट मतलब प्रतिभूतियां, प्रतिभूति तभी कोई बेचेगा जब किसी पर विश्वास हो। अगर ऐसा हो कि आदमी किसी वित्तीय संस्था पर विश्वास न करे, उससे प्रतिभूति ही न ले, तो वह साख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है साख का आधार, अभी आया, साख का आधार विश्वास। साख का आधार क्या होता है, विश्वास से, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई प्रतिभूतियां खरीदेगा नहीं, अर्थात साख से ही प्रतिभूति दोनों के बीच कनेक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रूबल किस देश की मुद्रा है। तो रूबल किस देश की मुद्रा होगा, रूस का। किसका हो जाएगा, रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। टाका जो है बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका। रियल ये जो है ईरान की मुद्रा है, किसका है, ईरान की मुद्रा है। दिनार किसका है, रियल जो है, रियाल होना चाहिए, रियाल। ईरान की मुद्रा दिनार है, क्या है, दिनार। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है स्वीडन की मुद्रा क्या है। तो स्वीडन की मुद्रा क्या है, पाउंड। क्या है, स्वीडन की मुद्रा, स्वीडन की रूबल किसका हो जाएगा, रूस की। डॉलर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड की और अमेरिका की डॉलर हो जाएगा। पाउंड अथी ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलरे है। तो कथी कहता है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसकी क्रोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रोना। नेक्स्ट क्रोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कथी कहता है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मनी क्या है, तो प्लास्टिक मनी एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब क्या होता है, प्लास्टिक मनी होता है। तो एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो कौन हो जाएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या हो जाएगा, यह सब प्लास्टिक मनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण। तो विमुद्रीकरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में किया गया था। विमुद्रीकरण क्या होता है कि अगर किसी प्रचलित मुद्रा के स्थान पर उसको बंद कर दिया जाए और नए मुद्रा का आगमन किया जाए, वही क्या होता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। और विमुद्रीकरण कब किया गया था, 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को किया गया था। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टाका किस देश की मुद्रा है। अभी बताएं कि टाका किस देश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टाका। और नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया। सिंगापुर की मुद्रा, सिंगापुर की क्या है, डॉलर। सिंगापुर की क्या है, डॉलर है, डॉलर है। और ईरान की मुद्रा, ईरान की मुद्रा दिनार ही है। दिनार क्या है, ईरान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय आर्थिक संघ या यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है। तो पूरे यूरोपीय यूनियन में 56 कंट्री है, इन 56 कंट्री की मुद्रा क्या है, यूरो। क्या है, यूरो है। तो इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगा। इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 क्वेश्चन गया कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो रुपया भारत के कुछ पड़ोसी देश, जैसे बांग्लादेश की टाका है, नेपाल, भारत और इधर किसे, पाकिस्तान, ये सब क्या है, इस सब की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो भारत, नेपाल और पाकिस्तान, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है
12 निम्न में से क्या शाख नहीं है? तो शाख नहीं है, तो शाख का अर्थ होता है कि ऐसा जो विश्वास पर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन शाख नहीं है? तो कहता है चेक। चेक बैंक तभी देगा जब आप पर विश्वास होगा बैंक को, अन्यथा नहीं देगा। अब ऐसा ना है कि चेक दे दिया और तू 5-5 लाख के चेक काटे घूमत रहो, कहो कि हमरे पास पैसा है, और बाद में सब बैंक में जाके भीड़ लगल है कि 5 लाख ओकरे अकाउंट में से दीजिए, आज जेकर अकाउंट पूरा खाली है। तो आगे कहता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट तभी दिया जाता है जब, जैसे बैंक ड्राफ्ट होता क्या है, एक तरह का प्रतिभूति है। अगर टी बिल तरह, जैसे आप पैसा दीजिए और प्रतिभूति आपको दे दिया, अब प्रतिभूति आप कभी भी भजा सकते हैं, जहिया ले जाइएगा तो परिपक्वता के आधार पर उतना ब्याज आपको दे देता है। तो कहता है प्रतिज्ञा पत्र, यही टी बिल्स है। और तो कहता है अधिविकर्ष, यह कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। तो ऑप्शन नंबर बी। और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी रुपया। अफगानी क्या है? रुपया है। अफगानिस्तान की अफगानी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है बचत क्या है? तो क्या बचत है? जब कोई व्यक्ति का जो आय हुआ, अगर आय में से खर्च को घटा दें, तो जब आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचेगा क्या? बचत। तो क्या कहता है? उपभोग तथा उत्पादन में अंतर, उपभोग तथा बचत में अंतर, उपभोग आय तथा उपभोग में अंतर। तो आय तथा उपभोग में अंतर, जो इनकम हुआ, जो इनकम है उस इनकम में से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च को घटा देंगे तो यह क्या प्राप्त होगा? हमें सेविंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है कि यह मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है, विनिमय का ये माध्यम बनेगा। क्या बनेगा? विनिमय का माध्यम या जैसे मूल्य का जो मूल्य संचय तो द्वितीय कार्य हो जाएगा। ये दोनों क्या है? द्वितीय कार्य है। द्वितीय कार्य है, ये दोनों द्वितीय कार्य है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होगा? विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तरलता का अर्थ होता है कि कोई कितना जल्दी कैश में बदल जाए। जैसे सोना तुरंत कैश में बदल जाएगा, चांदी तुरंत कैश में बदल जाएगा, अर्थात उसमें तरलता अधिक है। कोई लकड़ी लेके घूमे तो जल्दी बेच पाएगा क्योंकि उसमें तरलता नहीं है। तो कहता है सबसे कम तरलता किसमें है? तो अचल संपत्ति, बैंक जमा, बॉन्ड। बॉन्ड तुरंत बिका जाएगा, मुद्रा में ऑलरेडी तरलता है। बैंक जमा वो अधिक तरलता है, तुरंत कैसे बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बैंक में 5 लाख जमा किया हुआ है, अगर वो जाए बैंक से छुड़ाने, क्या बैंक नहीं देगा उसे? बिल्कुल देगा। तो उसमें अधिक तरलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अचल संपत्ति। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। तो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, इंदिरा गांधी के समय। वर्तमान में जो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो 12 है। कितना है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, आरबीआई, बैंकों का पापा आरबीआई कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है? प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर किससे संबंधित है? आय कर से। उत्पाद पर जो टैक्स लगता है उत्पाद कर, बिक्री पर जो टैक्स लगेगा वो बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
क्वेश्चन नंबर कहता है निम्नलिखित में से संस्थागत वित्त का साधन कौन है? संस्थागत और गैर संस्थागत। तो जो संस्थागत है व्यावसायिक बैंक भी ऋण देती है और यह संस्थागत ऋण देता है। कैसा है? संस्थागत संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन जो 7 कर रहा है भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? वित्तीय राजधानी जहाँ खूब पैसा चल रहा था पहले, तो पहली बार जो अगर देखेगा तो मुंबई में खूब पैसा मिल रहा था और वहां पर कई दलाल स्ट्रीट वहां पर और शेयर बाजार के मार्केट बहुत गली गली में था, इसीलिए वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। इस कारण से भी नहीं, और भी कई कारण हैं, जैसे कि अधिकांश बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में ही है, इसीलिए इसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेयर बाजार के नियामक कौन है? शेयर बाजार के जो नियामक अर्थात जो उसका पापा है सेबी, कौन है? सेबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और सेबी की स्थापना 1992 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कौन अर्थशास्त्री? बांग्लादेशी अर्थशास्त्री मोहम्मद प्रोफेसर यूनुस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? वर्तमान में अगर भारत में कहेगा तो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक, लेकिन ऑप्शन में 12 है ही नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या मारेंगे? 14। लेकिन अगर ऑप्शन में 12 मिले तो आप 12 मारिए, 14 नहीं मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करता है? तो भारत में मुद्रा दो चीज जारी करता है, एक आरबीआई संस्था और एक वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो कौन हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह जो है 2 रुपए से लेके 2 रुपए के नोट से लेकर और 2 रुपए के नोट से लेकर, जैसे 2 रुपए के नोट हो गया, 2 रुपए 5 रुपए के नोट हो गया, 100 रुपए के नोट हो गया, 200 के नोट हो गया, 500 के नोट हो गया, कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 रुपया हो गया, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए का नोट हो गया, 200 का नोट हो गया, या कहें तो 500। इन सभी नोटों को जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक। परंतु 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के जो नोट है यह वित्त मंत्रालय जारी करता है। वित्त मंत्रालय जारी करता है। या जो सिक्का है, जो भी सिक्का होता है वह सिक्का कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन है? तो जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है वह संस्था है भूमि विकास बैंक है। कौन है? भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 12 हो गया। 13 भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो जो करेंसी नोट है, करेंसी मतलब जो कागज की मुद्रा है, तो करेंसी नोट आरबीआई कौन जारी करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जबकि 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय, उस पर सचिव वित्त मंत्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तब भारतीय मुद्रा बाजार में केवल और केवल दीर्घकालीन ऋण आपको दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी, परंतु इसका केवल दीर्घकालीन ऋण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सहकारिता साख समिति का कब पारित हुआ था? तो 1904 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर कहता है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्निर्माण करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? अभी बताएं कि 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। और इस पर हस्ताक्षर किसका होगा? वित्त सचिव का। वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होगा। या सिक्का भी कौन जारी करेगा? सिक्का भी जारी करने का काम किसका है? वह वित्त विभाग का है, वित्त विभाग का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर यूनुस था। कौन था? प्रोफेसर यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यह पंचायतों को वित्तीय स्थिरता और पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। केंद्र और राज्य के नहीं, केंद्र राज्य नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 1975 में किया गया था, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कहता है प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार की देता है? सब। इसमें से अल्पकालीन भी देता है, दीर्घकालीन भी देता है और दीर्घकालीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, कहता है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वह राष्ट्र केंद्रीय सहकारी बैंक आता है। तो केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ काम करेगा? राष्ट्रीय स्तर पर ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर होगा, क्या होगा? राज्य स्तर इसका होना चाहिए, क्या हो जाएगा? राज्य स्तर हो जाएगा, राज्य स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए? तो व्यापारियों के लिए जो दिया जाता है चालू खाता, क्या दिया जाता है? चालू खाता। सेविंग खाता जो है वो अस्थायी सेविंग, चालू खाता दिया जाता है, सेविंग खाता उपभोक्ताओं के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों को कब हस्तांतरित हुआ? 1904 में नहीं है, ये 1929 या सहकारिता कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों को कब गठित किया गया था? इसको एक बार देख ले, सहकारिता कब दिले हैं देखो तो। कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का योग्य विषय कब बनी? कहता है योग्य विषय कब बना था? तो 1904 में सहकारिता का गठन हुआ। सहकारिता का गठन कब हुआ था? 1904 में। परंतु कहता है सरकारों को हस्तांतरण के योग्य विषय कब बना? तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, एक बार देख लेंगे इसको फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण, तब भारत के लिए मॉनेटरी सिस्टम का निर्धारण केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुआ था? तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत बांग्लादेश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सहकारिता साख समिति कब पारित हुआ था? 1904 में। जबकि इसे सहकारिता का इसे मतलब हस्तांतरित सरकारों को कब कर दिया गया? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो भूमि विकास बैंक था पहले इसे नाबार्ड के नाम से जानते थे। किसे? कहता है भूमि बंधन बैंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भूमि बंधन बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 कहता है कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुआ था? तो आपको डेट याद रखना पड़ेगा, अन्यथा इसमें कौन हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। न तो डेट याद आपको रखना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक है, उससे पहले है उसकी स्थापना लाला लाजपत राय के समय किया गया था। इसमें क्या याद रखना पड़ेगा? बिना डेट के कोई उपाय है नहीं। ऑप्शन है अभी ऊपर, इसमें डेट याद रखना पड़ेगा सबका, तभी आप छांट पाइएगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता था क्या कि निजी स्तर पर लोगों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, निजी लोगों के द्वारा अगर गठित करके, जैसे कि मान लो 5 ग्वाला है और उसकी दूध कम दाम पर बिक रही है, तो 5 दूध को एक ठे जमा कर ले और एक साथ बेचने जाए या अपना ही खोल ले और अब दूध को डिस्ट्रीब्यूट करे, तो यह सहकारिता का एक उदाहरण सब है। तो इसके लिए क्या होगा? आपसी सहयोग बिल्कुल होना चाहिए, स्वैच्छिक सदस्यता बिल्कुल होना चाहिए, कहता है जनतांत्रिक संचालन बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो संगठन बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यापारिक बैंकों की व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो एजेंसी कार्य क्या होता है? तो एजेंसी कार्य में यह प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। क्या करता है? प्रतिभूतियों का
क्रय विक्रय करता है, तो प्रतिभूति का क्या होगा, क्रय विक्रय होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जमा स्वीकारना इसका प्राथमिक कार्य है, एजेंसी कार्य नहीं है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट का क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। तो पूंजी बाजार का अंग अगर ऑप्शन डी न देता तो कुछ और यहाँ मारते हैं हम, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, तो अभी क्या मारेगा, इनमें से सभी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कब किया गया। तो हस्तांतरित कब किया गया था, 1919 में, लेकिन बना कब था, 1904 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक अभी दिया कितना है, 12, कितना है, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन है। तो सबसे पुराना बैंक इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट चलते हैं, पीएनबी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि यह क्वेश्चन ऊपर भी था, सबसे पुराना बैंक कौन है, पंजाब पीएनबी बैंक है, क्या है, पीएनबी बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है। तो यह एक शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है, शेयर बाजार। तो शेयर बाजार तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर पूंजी बाजार, क्योंकि शेयर बाजार पूंजी बाजार के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता क्या होती है। तब पूंजी बाजार से जो ऋण प्राप्त होता है उसकी जो परिपक्वता होता है 1 वर्ष से अधिक होता है। अगर 1 वर्ष से अधिक है तो दीर्घकालीन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपने आंसर दिया हो सी, परंतु होना चाहिए दीर्घकालीन, क्योंकि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है। जब 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा तो इसे दीर्घकालीन काउंट किया जाएगा, अल्पकालीन नहीं। तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है तो दीर्घकालीन में ही जाएगा। 1 वर्ष से कम रहता तब इसे अल्पकालीन मान सकते थे, लेकिन 1 वर्ष से अधिक है इसकी परिपक्वता, क्योंकि टी बिल्स, ट्रेजरी बिल सब इसी में आएगा, और इसकी परिपक्वता 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है। तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा तो दीर्घकालीन ही जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन इसमें न देना चाहिए। तो ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत है इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, पेट्रोलियम से और विद्युत से भी ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आगे चले, कहता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना आईएलओ की स्थापना 1919 में, आईएलओ की स्थापना कब हुआ था, 1919 में किया गया था। तो आईएलओ की स्थापना कब किया गया था, 1919 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है जवाहर रोजगार। तो जवाहर रोजगार 1989 में किसके समय लागू किया गया था, तो राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है, कहता है ज्ञान, कौशल, अनुभव। तो यह मानव पूंजी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि मानव पूंजी सब है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नरेगा के अंतर्गत कितने दिनों तक, 100 दिनों तक की मजदूरी दी जाती थी। लेकिन इस क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, क्योंकि इसका नाम परिवर्तित कर BVG रामजी कर दिया गया इस साल। हो सकता है कि एक नंबर MCQ में आपने उठाने की कोशिश करे, और अब जो काम का दिन बढ़ा दिया वो अब 125 दिन कर दिया, इसीलिए कोशिश हुआ कि क्वेश्चन उठाने की प्रयत्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो गैर सरकारी, मॉल सरकारी ना होता है, मॉल प्राइवेट होता है, क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा ना है कि मॉल खोले और जनता के लिए फ्री कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो आर्थिक, अभी का बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली हो सकती है। तो यातायात किस में आएगा, परिवहन में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है कि वह क्या करेगा,
जीविकोपार्जन और नहीं, अगर जीविकोपार्जन रहता तो हो सकता था कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि, वो मार सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है। अगर ऑप्शन नंबर डी ना होता तो फिर हम मारते इसमें से, अब कोई ऑप्शन को देखते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है आर्थिक विकास से संबंधित है, तो आर्थिक विकास संबंधित गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या, तो जो विकासशील देश है, तो जैसे विकासशील कहा, विकसित नहीं कहा है, तो विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या जो है वह कृषि क्षेत्र में संलग्न होगा। अगर विकसित है तो वह किस में जाएगा, सेवा क्षेत्र में चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किसका जुड़ा हुआ है। अब वो भी नहीं रहे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा था, अब कर दिया बी जी राम जी नाम कर दिया इसका। अब इसका नाम बदल के बी जी राम जी कर दिया, बी राम जी कर दिया इसका नाम, तो बी जी राम जी कर दिया, वो भी नाम हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कहता है कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। आंध्र प्रदेश के बंदीपल्ली जिला से। कहां से हुआ था, आंध्र प्रदेश के बंदीपल्ली जिला से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। हो सकता है आंसर आप लोग में गलती दिया हो, लेकिन अगर इसमें देखते हैं तो छिपी बेरोजगारी भी कृषि में दिखाई देता है और मौसमी बेरोजगारी भी कृषि में दिखाई देता है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है भारत में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में टर्शरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, 50 से 55% हिस्सा है, तो तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का ऊर्जा, शिक्षा और यातायात गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, तो शिक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षा इसमें गैर आर्थिक आधारभूत संरचना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वस्तु और सेवाओं पर के उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो खरीदेगा कौन, उपभोक्ता, कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर छिपी हुई बेरोजगारी, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है आप लोगों का, देखिएगा था, क्योंकि छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है कहता है छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी दिया होता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी पाई थी कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर कहता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सर्वाधिक लाभ किसको होता है, तब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगर होगा तो सर्वाधिक लाभ होना चाहिए सेवा क्षेत्र को, क्योंकि सबसे अधिक लाभ होता है इसको, परंतु देले होगा औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको लाभ होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट प्राप्त इन्वेस्टमेंट, जैसे बाहर से हमें प्राप्त हुआ पैसा, तो सेवा क्षेत्र का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, परंतु आंसर होना चाहिए इसका बी दिले होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन देखिएगा जैसे प्रत्यक्ष, जैसे सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी जो प्राप्त करता है महाराष्ट्र है, तो सबसे जो प्राप्त है, तो इससे होता क्या है, तो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वह सेवा क्षेत्र को होता है, परंतु आंसर देने होगा कुछ और देने होगा इसमें, तो इस सेवा क्षेत्र को होना चाहिए था एक आंसर, किसको होना चाहिए, सेवा क्षेत्र को। लेकिन जो आंसर एक बार और वेरीफाई करके देख लेना कि ऑप्शन सी या डी होगा दिले इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव। जब वैश्वीकरण हुआ तो वैश्वीकरण से अधिकांश लोग क्या होने लगा, बेरोजगार। क्यों होने लगा, क्योंकि नई नई मशीनें आई। जब नई नई मशीनें आएगी तो जो घरेलू या कुटीर उद्योग वाला होगा वो धीरे धीरे बेरोजगार हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई कपड़ा हाथ से बुन रहा है और कोई मशीन से बुन रहा है, तो तय है कि हाथ वाला बेरोजगार
हो जाएगा, तो किस में जाएगा, रोजगार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है, तब पूंजी का निर्माण कौन करेगा, कहता है उपभोग, विनिमय और बचत। तब पूंजी का निर्माण विनिमय के माध्यम से भी होता है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन बचत दिले होगा, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर पूंजी का निर्माण विनिमय, जैसे एक्सचेंज जब हम करेंगे तो अगर जैसे पैसा है तो कोई वस्तु खरीदा तो महंगा वस्तु, इससे भी पूंजी का निर्माण होगा, तो ऑप्शन नंबर बचत ही देगा, क्योंकि जब इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दे तब पर भी बचत बढ़ेगा, मतलब पैसा आएगा, तो पूंजी का निर्माण ऐसे भी हो सकता है, तो कई माध्यम से पूंजी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ, जब वैश्वीकरण हुआ उससे कृषि पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वैश्वीकरण से सर्वाधिक प्रभाव जो हुआ था वो अर्थव्यवस्था पर पड़ा, अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, कृषि पर भी पड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, कृषि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था यह हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। वैश्वीकरण का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव था, कहता है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं को और अंतिम मौद्रिक मूल्य, तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होगा, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है पूंजी का परिश्रमी अभी बताएं, जब पूंजी होगा, कोई पूंजी लगाएगा तो उससे उसे ब्याज मिलेगा, पैसा लगाएगा तो क्या मिलेगा, ब्याज, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग थे, तो वैश्वीकरण के मुख्यतः 4 अंग था, कितने अंग था, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करने वाले संस्था कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो WTO करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार कर रही है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, तो कहता है कि कौन है, तो सबवे है, कोका-कोला भी विक्रेता है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, सब मोबाइल आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, विश्व व्यापार संगठन 1995 से पहले GATT गैट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक ऑन ट्रेड था, इसकी स्थापना जो हुआ था, इसकी स्थापना 1948 में 1948 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, कहाँ है, जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है नई आर्थिक नीति किसमें सम्मिलित नहीं है, नई आर्थिक नीति में, तो नई आर्थिक नीति में LPG था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और LPG था और ग्लोबलाइजेशन, तो कहता है कि कौन नहीं है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, पार्ले कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, जबकि टाटा मोटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, टाटा, विदेशी ब्रांड टाटा नहीं, टाटा भारतीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित क्या है, तब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो निजीकरण था, वैश्वीकरण था, परंतु राष्ट्रीयकरण नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण, तो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम निर्यात संवर्धन केंद्र, तो प्रथम निर्यात संवर्धन केंद्र कंडाला था। अब दिया होगा आंसर नोएडा, परंतु नोएडा नहीं होगा, प्रथम होगा कंडाला। नेक्स्ट क्वेश्चन गुजरात का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रण नियम, जो नियंत्रण था या प्रतिबंध था उसको हटा दिया मतलब लिबरल हुआ, डाउन हुआ, अर्थात अपना छूट दिया, अर्थात क्या होगा, उदारीकरण की नीति अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी तो इन्फोसिस है। कौन है, इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जब गैट का नाम WTO कर दिया गया उसी समय बना था, तो 1995 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में LPG की नीति तो 1991 में अपनाई गई थी। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना तो ऑप्शन नंबर शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिक्षा। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया था, तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व व्यापार बैंक के सदस्य देश कितनी हैं, तो वर्तमान में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के है, WTO का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित विभिन्न देशों के बीच निम्न में से क्या विकास का निर्वहन प्रवाह होता है, तो कहता है श्रम का, पूंजी का, सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी का प्रवाह होता है। क्योंकि श्रम मतलब एक देश के लोग दूसरे देश में भी काम करने आते हैं, औद्योगिकी का क्योंकि वहाँ कहीं के और टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है, पूंजी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कहता है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण। क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या हो जाएगा उसका, उदारीकरण हो जाएगा, तो इसका उदारीकरण हुआ था क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका निभाया, तो कहता है कि निम्न में से किस आर्थिक सुधार प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी ने मुख्य भूमिका निभाया, तो जब कहता है कि भूमिका निभाया तो यह हुआ था वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, क्योंकि वैश्वीकरण होगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जाएगा, और इसमें निजीकरण भी होगा, ऑप्शन नहीं वाला नहीं ना है, तो केवल राष्ट्रीयकरण है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर आउट रहता तो मार सकते थे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता का अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था, 1986 में, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए 1 रुपया न लगता है, यह निःशुल्क है। क्या है, निःशुल्क है, और एक टोल फ्री नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए तो हॉल मार्क दिया जाता है। ISI मार्क जो है फैक्ट्री उत्पाद, इंडस्ट्रियल उत्पाद को, एक मार्क जो है यह प्रोडक्शन खाने वाला को, पर्यावरणीय उत्पाद को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है यदि किसी वस्तु के सेवा में मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक है और 1 करोड़ से कम है, तब कहाँ जाएगा, राज्य में, क्योंकि राज्य आयोग में जाएगा। अगर 1 लाख 20 लाख 0 से लेके 20 लाख तक, 0 से लेके कहाँ तक है, 20 लाख तक है, तो जिला में। यदि 1 करोड़ से अधिक है तो 1 करोड़ से अधिक है तो कहाँ जाएगा, राष्ट्र में जाएगा। 3 स्तरीय न्यायिक पद्धति है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत में सूचना के अधिकार कानून कब, 2005 में, तो अक्टूबर 2005 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, मानवाधिकार 1993 में, 1993 में लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जांचने के लिए क्या मानक चिन्ह दिया जाता है? तो ISI मार्क दिया जाता है। समझो, तो वास्तव में यह 1500 उत्पादों पर लगता है, लेकिन इंडस्ट्रियल उत्पाद किस पर लगेगा? इंडस्ट्रियल उत्पाद पर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है केवल खाद्य पदार्थ की शुद्धता, तो इसमें ऐसा ना है कि जैसे तेल, तो तेल इंडस्ट्रियल उत्पाद है, ये भी खाद्य पदार्थ है। तो अगर इनमें से एक मार्क दिया तो एक मार्क दिया तब एक मार्क मारते हैं, अगर एक मार्क न रहती तो ऑप्शन नंबर क्या मराता? ऑप्शन नंबर ए ही मराता, क्योंकि 1500 उत्पादों पर लगता है। अब 1500 उत्पादों में जैसे जो भी इंडस्ट्रियल चीज बन रहा है उस सब पर किस पर लगेगा? ISI मार्क। परंतु यहाँ पर एक मार्क दिले है तो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे, अन्यथा एक मार्क न रहता तो आराम से हम ए मार के जा सकते थे, क्योंकि जितना इंडस्ट्री में बन रहा है उस सभी उत्पादकों पर ISI मार्क रहता है। किताब में पढ़ेगा तो 1500 लगभग कितना? 1500 उत्पादों पर लगता है। कितना उत्पाद पर? 1500 पर लगता है। यह केवल और केवल पर्यावरणीय उत्पाद। क्वेश्चन करा है खाद्य पदार्थ की शुद्धता, तो ये केवल और केवल पर्यावरणीय उत्पाद की बात करा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। एक मार्क न रहता तो ऑप्शन नंबर ए भी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कुटीर उत्पादकों की मानकीकरण के लिए, कृषि है, कुटीर न है, कहता है कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? अभी फिर है एक मार्क है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है औद्योगिक उत्पादकों के लिए, आ गया इंडस्ट्रियल उत्पादन। अब इंडस्ट्री उत्पादन में होता क्या है? तेल भी इंडस्ट्रियल उत्पादन होता है। ऐसा थोड़ी है कि इंडस्ट्री में तेल ना बनेगा। मान लो तेल फैक्ट्री को बिठे है तो खाली वहां से तेल का प्रोडक्शन करेगा, तो वो भी एक तरह का इंडस्ट्रियल उत्पाद में आएगा। तो इसमें कौन आएगा? ISI मार्क। कह दिया कि औद्योगिक उत्पादन लगभग 1500 इसमें प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? किताब में दिले होगा 35, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 36 होगा। 36 भी ऑप्शन में है, तो लेकिन जो BTBC किताब दिले है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो 35 है किताब में दिले, लेकिन वर्तमान में कितना है? 36 कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कोपरा क्या है? ये उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए बनाया गया था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, कहता है निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का शामिल नहीं है? तो NNP में। पीछे बताएं कि कैसे निकलता है NNP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा कितना है? अगर ये ठगी हुआ है उपभोक्ता की तो मैक्सिमम 2 वर्ष तक जाके अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो सहकारी साख समिति, ये भी त्रिस्तरीय, इसमें भी 3 न्यायिक पालिका, पंचायती राज में भी 3 न्यायिक पालिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य क्षतिपूर्ति 1 लाख से अधिक होने पर, यदि 1 लाख से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग में जाएगा या राष्ट्रीय फोरम में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समाप्त। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग देखिए और बताइए कि क्या है, यह कैसा क्लास लगा ये भी बताइए। आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए ताकि हम और सुधार सके क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।